हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे जो डीएफसीसीएल के अंदर 2018 के अंदर पेपर के अंदर जो गणित के अपने सवाल पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन के बारे में कि कौन से सवाल जो है 2018 में पूछे गए थे और उनका जो सॉल्यूशन है वो आज हम करेंगे। तो पहला सवाल था कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए और पहले ए को खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये सवाल पूछा गया था आपने डीएफसीसीएल के अंदर। तो किस प्रकार करेंगे कि दो नल है, दो पाइप है टंकी के अंदर ए और बी। जो ए है उसको 6 घंटे लगते हैं भरने में और बी है उसको लगते हैं 8 घंटे। ठीक है, तो किस प्रकार करते हैं कि टंकी की जो टंकी है वो कितने लीटर में भरेगी ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका लस्य लेते हैं। तो अगर लस्य की बात करें तो कितना होगा ये कि ये हो जाएगा अपना 48 कि 48 से जो लीटर की अपनी है ये टंकी, हम मान लेते हैं कि 48 लीटर की है वो टंकी है। तो यहाँ से अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक ही एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी कि 1 घंटे में वह कितना लीटर भरेगी। तो 6 को अगर 48 लीटर की टंकी है, 1 घंटे में 6 लीटर भर रही है, तो 8 घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर अगर वह 8 लीटर टंकी भरेगी तो 6 घंटे के अंदर पूरी टंकी भर देगी। इसी प्रकार अगर बी पाइप की बात करूं तो बी जो है वो 48 लीटर की टंकी को कितने घंटे में भर देगा कि 6 घंटे 8 घंटे ले रहा है तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी जो है वो बी डालेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि बारी बारी से एक एक को खोला जाता है, लेकिन पहले किसको खोला जा रहा है, ए को खोला जा रहा है। ए हो 1 घंटे में कितने लीटर पानी डाल रहा है, 8 घंटे 8 लीटर जो पानी डाल रहा है, यानी कि पहले ए को खोला जाएगा 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में 8 लीटर है वो ए पानी डाल देगा। फिर ए को बंद कर देंगे और बी को खोलेंगे, तो बी है वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी डालेगा, 6 लीटर। और बाद में बी को बंद करेंगे, वापस ए को खोलेंगे तो ये अपना 8 लीटर डाल देगा। बाद में ए को बंद कर देंगे, बी को खोलेंगे तो ये 6 लीटर। इसी प्रकार से एक एक घंटे के लिए अपन को क्या करना है, पूरे 48 लीटर टंकी को भरना है। तो इस प्रकार से ए जो है फिर 8 घंटे, फिर बी है वो 6 घंटे। तो यहाँ से कितना हो गया, 14, 28 और 42, यानी यहाँ तक अपनी टंकी वो 42 लीटर है वो टंकी भर चुकी है। लेकिन अपन को क्या करना है, 48 लीटर पानी डालना है। अब किसका नंबर आ गया, यहाँ पर ए का नंबर आ गया। तो ए जो है वो कितना लीटर, 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाल रहा है, 8 घंटे पानी डाल 8 लीटर पानी डाल रहा है 1 घंटे के अंदर। लेकिन अपन को क्या चाहिए, यानी 48 लीटर बनने के लिए अपन को तो कितने चाहिए, सिर्फ 6 लीटर ही चाहिए। तो 6 लीटर कितने घंटे के अंदर वो बढ़ देगा, यानी कि 6 लीटर जो है 8 लीटर है वो 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट के अंदर भरा है। ठीक है, अपन को 6 लीटर चाहिए तो 6 लीटर है वो कितने घंटे में बढ़ेगा, तो 60/8 इंटू 6। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 और ये आ गया 3, और इसको अगर मैं करूँ तो ये हो गया 15 से 15 चौक 60। तो अपना क्या हो गया 45 मिनट, यानी 45 मिनट के अंदर वो कितना 6 लीटर पानी डालेगा। तो ये अपना ये तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 घंटे। तो अपनी यहाँ तक 6 घंटे हो गए, ये तो हो गए अपने 6 घंटे। ठीक है, और यहाँ पर 6 लीटर पानी और डालने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा कि 45 मिनट है वो और टाइम लग रहा है। तो ऑल ओवर टाइम कितना लगेगा कि 6 घंटे और 45 मिनट। तो ये अपना आंसर होने वाला है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा कि 6 घंटे और 45 मिनट जो है ये टंकी को पूरा भरने में टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से है वो क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार फिर से देख लो, दो पाइप है ए और बी। ए अगर ए को खोला जाता है तो 6 घंटे के अंदर भर देता है, बी को खोला जाता है तो बी है वो 8 घंटे के अंदर भरता है। लेकिन इसको बारी बारी में खोला जा रहा है 1 घंटे के लिए, और पहले ए को खोला जा रहा है, बाद में 1 घंटे के लिए ए को बंद किया जा रहा है, बाद में बी को खोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से टंकी है वो कितने लीटर की है, तो टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है ये निकालने के लिए हम यहाँ से इसके क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 48, और 6 से 48 को डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा 8, यानी कि 1 घंटे के अंदर 8 लीटर पानी डाल रहा है तो 6 घंटे के अंदर पूरी भर जाएगी। इसी प्रकार से बी की बात करें तो बी है वो 1 घंटे के अंदर 6 लीटर पानी डाल रहा है तो 8 घंटे के अंदर है वो पूरी भर देगा। अब बोला जा रहा है कि पहले ए को खोला जा रहा है, पहले ए को 1 घंटे के लिए खोलेंगे तो ये अपना 8 लीटर डाल देगा, फिर ए को बंद कर देंगे, बी को खोलेंगे तो ये 6 लीटर। ऐसे करते 6 घंटे के अंदर अपना जो है वो 42 लीटर टंकी है वो भर गई। लेकिन यहाँ से कितनी लीटर खाली रह गई, 6 लीटर। तो आगे ए को खोलेंगे तो 6 लीटर भरने के लिए ये 1 घंटे में 8 लीटर भरता है, तो 6 लीटर भरने के लिए 45 मिनट के अंदर वो 6 लीटर पानी डालेगा।
तो जो अपना वो टंकी को भरने में टाइम लगेगा वो 6 घंटे और 45 मिनट लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगला 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष भाग जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो यदि पूरी यात्रा में औसत गति x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ से अगर औसत गति की मैं बात करूं तो औसत जो चाल है, स्पीड है, वो निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे कि जो 40 है और 30 है और 15 है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे 40, 30 और 15 का, तो ये यहाँ से आ जाएगा 120। ठीक है, तो 40 की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर बात करूँ 3 और इसकी आ जाएगी 4 और 15 की अगर मैं बात करूँ तो इसको कैंसिल करोगे तो 40 इंटू 15, तो ये अपनी आ गई कितनी, 8। ठीक है, इसकी आ गई अपनी 8। तो औसत चाल किस प्रकार निकालेंगे कि ये जो 120 है, ठीक है, इसको हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ से एलसीएम। ठीक है, और 40 है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 4 और इसकी आ गई 8। तो इसकी निकालने के लिए 3 जो समान दूरी तय कर रहे हैं, यानी 1/3 भाग पहली, बाद में 1/3 और बाद में 1/3 समान दूरी तय करते हैं। तो औसत जो अपनी दूरी स्पीड निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं और समान दूरी है 3, तो यहाँ से क्या करते हैं कि 120 को 3 से गुणा कर देते हैं और अपनी जो एफिशिएंसी है इसका क्या करते हैं, योग करके भाग कर देते हैं। तो इसका योग अगर यहाँ से देखेंगे तो अपना यह आ गया कितना, 8 4 12 और 3 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से 15 से, तो यहाँ से ये हो गया 5 बार और 5 को इससे कैंसिल करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 के 20, यानी 24 आ गई। औसत जो अपनी स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब क्या बोला जा रहा है, यानी x का मान आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला जा रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय है वो कितना लगेगा। तो समय निकालने का सूत्र आपको सभी को पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी अपनी कितनी है, दूरी है 144 और जो चाल है वो है 24। यहाँ से अगर 24 को 44 से कैंसिल करोगे तो अपना ये आ जाएगा 24 यानी 6 आ जाएगा। 6 घंटे के अंदर वह है दूरी जो है वो 144 किलोमीटर है वो तय कर लेगा। क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर की गति से तय करता है और अगला 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष जो बचा है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। तो यदि पूरी यात्रा में औसत जो गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की हो तो x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ से औसत पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, औसत स्पीड जो है वो निकालनी पड़ेगी कि जो औसत स्पीड है वो कितनी है। तो औसत स्पीड इस प्रकार से निकालते हैं कि जो समान 3 दूरियां हैं, यानी कि पहले 1/3 भाग है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा है 1/3 भाग वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगला जो 1/3 भाग है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो समान दूरी है वो तय करा है। तो समान दूरी के लिए अपनी ये जो है इसको 3 से गुणा कर देते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं, एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेते हैं कि 40 का भाग देंगे 120 के अंदर तो अपना 3 आएगा और 30 का देंगे तो 4 और 15 का देंगे तो अपना यहाँ से 8। तो कुल एफिशिएंसी आ गई अपनी कितनी, 15, और जो दूरी है ये अपनी 120 इंटू 3 समान चालें हैं तो 3 से गुणा कर देंगे और 15 का भाग दे देंगे तो यहाँ से अपनी 24 है वो औसत चाल आ जाएगी। और पूछ रहा है कि जो औसत चाल है उसको उस स्पीड से अपना 144 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। समय सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी 144 और अपनी औसत चाल आ गई यहाँ से 24 और यहाँ से निकालेंगे तो अपना 6 घंटा राइट आंसर जो है आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 62 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 40% अधिक है तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक है वो ज्ञात करना है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 विद्यार्थी है कुल। ठीक है, बोला जा रहा है कि 40% लड़कियां यानी जो गर्ल है वो 40% है तो बॉयज कितनी है, 60% है। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये कैंसिल हो गया 2:1
3 में, तो 5 भाग की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? कि अनुपात के अंदर बात करूं तो अनुपात है लड़कियां, 3 अनुपात है लड़के, तो 5 भाग की वैल्यू है यहाँ से 40, तो 1 भाग की वैल्यू आ गई 8। अगर लड़कों की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 8 3 24 और लड़कियां होगी कितनी? 16। ठीक है, आगे बात की जा रही है कि एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है वो 62 है, यानी सभी लड़के और लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है तो 62 है। तो जो कुल अंक है, कुल प्राप्तांक कितने हो जाएंगे यहाँ से? कि 62 इंटू 40, यानी कुल कितने हैं? 40, और उनका औसत दिया हुआ है कितना? 62। तो यहाँ से कुल प्राप्तांक निकालेंगे कि 4 दूनी 8 और 8 चौक 4 दूनी 8 और 6 चौकी 24, यानी 2480 जो है ये कुल प्राप्तांक हो गए। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यदि लड़कों का औसत है वो लड़कियों के औसत से 40% अधिक है, तो अगर लड़कों की अगर मैं बात करूं और अगर लड़कियों की बात करूं, यानी जो लड़कों का औसत है वो लड़कियों से 140% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 140% तो लड़कों का है प्राप्तांक और 100 है वो लड़कियों का है, तभी तो 40% अधिक होगा। यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूं तो इसको छोटे अनुपात में बांट लेंगे कि 7:5 आ गया। ठीक है, 7:5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो किसका है औसत? ये तो औसत है लड़कों का और ये है लड़कियों का। अगर लड़कों का औसत की बात करूं तो लड़कों के कुल प्राप्तांकों की बात करूं कि जो लड़के हैं, लड़कों का कुल प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? कि लड़के कितने अपने पास? लड़के हैं 24, और उनका जो औसत है प्राप्तांकों का वो अनुपात में कितना दिया गया है अपने पास? अपना 7 दिया गया है, तो कुल प्राप्तांक है वो अनुपात के अंदर अपना आ जाएगा यहाँ से 24 इंटू 7। और लड़कियों की अगर मैं बात करूं कि लड़कियों के प्राप्तांक कितने होंगे? कि लड़कियों के कुल प्राप्तांक, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? लड़कियां कितनी है? 16, और उनका जो औसत दिया है अनुपात के अंदर वो कितना है? 5। तो यहाँ से आ गया 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 14 और 2 16, और यहाँ से 16 5 80। ठीक है, तो ये अपना अनुपात में है, ध्यान रखना कि 80 अनुपात के अंदर तो ये लड़कियों का प्राप्तांक है और 168 अनुपात है वो किसका है? लड़कों का। कुल जो प्राप्तांक है वो आए हैं। तो कुल प्राप्तांक अगर अनुपात के अंदर बात करें तो ये है, और अगर हमारे पास कुल प्राप्तांक है वो ओरिजिनल में कितने हैं? 2480। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 8 और 8 से 14 और यहाँ से 2, यानी कि अपना अनुपात के अंदर आ रहा है 248, और यहाँ पर आ रहा है अपना पास ओरिजिनल में कितना है? 2480, यानी कि 200 जो 48 भाग की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2480 के बराबर है। यहाँ से 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो अपना आ गई 10। अपन को क्या चाहिए? कि लड़कियों का औसत चाहिए, तो लड़कियों का औसत निकालने के लिए लड़कियों का कुल प्राप्तांक निकालेंगे, तो 80 भाग की वैल्यू अगर यहाँ से मैं निकालूं तो 80 को किससे गुणा करूंगा? 10 से गुणा करूंगा, तो इंटू 10। और लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या की अगर बात करूं तो लड़कियों की संख्या 16, तो यहाँ से 16 का भाग दूंगा तो ये अपना आ जाएगा 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना हो जाएगा? 50। तो ये अपना क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से करेंगे? कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या अलग अलग कर लेंगे, कि 40% लड़कियां हैं तो 40% लड़कियां, तो 60% लड़के बचेंगे, तो 2:3 में हो गया, तो 5 भाग की वैल्यू 40 है तो 1 भाग की वैल्यू 8 आ गई, और लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग अपने पास आ गई। लड़कियां तो अपनी कितनी? 16 और लड़के हैं 24। कुल प्राप्तांक की बात करूं तो कुल अपने पास विद्यार्थी कितने हैं? 40 है, और उनका औसत दिया गया है कि 62 है, तो 62 को 40 से गुणा करेंगे तो अपने पास ये कुल प्राप्तांक आ गए। ठीक है, कुल प्राप्तांक इतने आ गए। अब लड़कियों का अनुपात के अंदर प्राप्तांक बात करें तो एक लाइन लिखी गई है कि यदि लड़कों का औसत और लड़कियों के औसत से 40% अधिक है, इसका मतलब क्या? कि लड़कों का अगर 7 है तो लड़कियों का कितना है? 5 है। ठीक है, अनुपात में दिया गया, ध्यान रखना। और अनुपात में अगर कुल प्राप्तांक निकालेंगे तो 24 जो लड़के हैं 24 है, और 7 उसका क्या है? औसत प्राप्तांक है, तो इसको गुणा करेंगे तो अपने कुल प्राप्तांक, ध्यान रखना ये अनुपात में है। इसी प्रकार लड़कियों का निकाल लेंगे, दोनों का अगर प्राप्तांक जोड़ेंगे तो अपने पास यह है और ओरिजिनल में अपने पास यह है, तो 248 भाग की वैल्यू 2480 के बराबर है, 1 भाग की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ से लड़कियों का प्राप्तांक पूछा है तो लड़कियों के कुल प्राप्तांक निकालेंगे, 80 से गुणा कर देंगे 10 को, और लड़कियां 16, तो औसत निकालने के लिए 16 का भाग दे देंगे, तो अपने पास 50 और राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि
ब्याज दर 20% प्रति वर्ष हो और राशि हो 15,000 रुपया। अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर दी गई हो तो एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज की जो समतुल्य दर है वो क्या होगी, समतुल्य दर निकालिए। ध्यान रखना, ब्याज दिया गया अपना चक्रवर्ती ब्याज, तो जो ब्याज संयोजित किया गया है वो अर्धवार्षिक है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक के लिए हम दर को किस प्रकार चेंज करते हैं कि जो 12 महीने की जो दर है, 12 महीने की जो दर है वो कितनी है, 20% है। तो यहाँ से अपन को क्या करनी है कि 6 महीने की निकालनी है। तो 6 महीने की किस प्रकार से निकालते हैं कि 12 महीने की अगर 20 है तो 6 महीने की यहाँ से इस प्रकार से सोल्व करना आपको बताया था। आप जो है जो अपना ब्याज है वो क्लास देख सकते हो, तो अपना 10 वर्ष है वो 10% है ब्याज दर आ गई यहाँ से। और समय की अगर मैं बात करूँ तो एक वर्ष यानी 12 महीने हो गए। 12 महीने के अंदर जो अर्धवार्षिक यानी जो 6 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 12 महीने के अंदर 6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम जो है कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको बताई गई है। तो यहाँ से रेट जो है वो कितनी हो गई, 10% हो गई, अर्धवार्षिक दिया गया है। और समय अपना हो गया 2 वर्ष। जो रेट है वो कितनी हो गई, 10%, और जो टाइम समय है वो हो गया 2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक है वो संयोजित किया गया है चक्रवर्ती ब्याज पर। तो समतुल्य दर पूछ रहा है, दर किस प्रकार निकालेंगे। इस चक्रवर्ती ब्याज के अंदर हम बात करें तो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो अपना समतुल्य जो अपन दर निकालते हैं किस प्रकार से निकालते हैं कि 2 अगर दिया गया है, 2 अपने पास जो है वर्ष दिया गया, तो हम डायरेक्ट है वो इस सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, या फिर जो है वो सरल नहीं दी गई है प्रतिशत, तो आपको मेथड बताया गया है कि अब आपको दे दिया कि 16 से 2/3% दे दिया, एक दे दिया कि अपना 15 से 1/12 से 1/2% दे दिया। तो इस प्रकार से है, किस प्रकार निकालेंगे कि इसको 1/6 लिखेंगे, इसको 1/8 लिखेंगे। तो 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई, 8 से कितनी 9। तो इसको क्या करेंगे, ये अपना 3 से कैंसिल हो रहा, 3 दूनी 6, 3 3 9, और इसको गुणा करके नीचे लिखेंगे और इसको गुणा करके ये अपनी जो भी है नीचे लिखेंगे, और फिर कितनी वृद्धि हो रही है उस हिसाब से वो दर निकालते हैं। लेकिन अपन को तो डायरेक्ट दिया गया है कि 2 वर्ष के लिए पूछा गया है और 10% वो इजी परसेंटेज दी गई है, तो डायरेक्ट अपना है वो निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे कि ये जो अक्ष वाई सूत्र है इसे निकालेंगे, तो अपना 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, अपना ये हो गया 20 + 1, तो अपना यहाँ से कितना आ गया कि 21% है वो समतुल्य दर आ गई। यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो यहाँ से अगर धन का 21% निकालेंगे तो 2 वर्ष का है वो चक्रवर्ती ब्याज भी आ जाएगा। लेकिन अपन को क्या पूछा गया है कि डायरेक्ट है वो साधारण ब्याज की क्या पूछी गई है, समतुल्य दर पूछी गई है। तो अपना राइट आंसर है वो 21% यहाँ से हो गया, जो कि इस सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन की बात करें अपन कि यदि 81 और 256 का मध्य समानुपाती x है और 16 और 36 का तृतीय समानुपाती y है, तो x अनुपात y क्या होगा। तो जो मध्य समानुपाती निकालते हैं तो उसका क्या किस प्रकार से निकालते हैं कि जो सूत्र होता है अपना कि मध्य समानुपाती की 2 संख्या दी गई है a और b, तो मध्य समानुपाती निकालते हैं √ab। और द्वितीय की अगर मैं बात करूं कि द्वितीय समानुपाती किस प्रकार से निकालते हैं, द्वितीय समानुपाती तो निकालते हैं a²/b। और तृतीय समानुपाती की बात करूंगी, तृतीय समानुपाती तो ये अपना होता है b²/a। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, मध्य समानुपाती निकालना है। तो मध्य समानुपाती के लिए क्या करेंगे, 2 संख्या दी गई है √81 इंटू b है 256, तो अपना यहाँ से 9 का तो हो गया कितना, 8 का तो 9 हो गया, और इसका हो गया कितना, ये कितना का होता है 16 का। ठीक है, तो ये तो अपना आ गया x। ठीक है, और अगर y की बात करो तो तृतीय समानुपाती y बोला गया, तो तृतीय समानुपाती निकालने के लिए 2 संख्या क्या क्या दी गई है कि 16 और 36 दी गई है, तो 36 इंटू 36/16। यहाँ से अगर 4 से कैंसिल करूंगा तो ये 9 बार हो गया, और ये हो गया 4 चौक 16, और ये हो गया 9। ठीक है, तो x का तो कितना आ गया, x अनुपात अगर y की बात करें तो x का तो अपना है 9 इंटू 16, अनुपात y का है 9 इंटू 9, तो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से आंसर अपना जो आ गया 16:9, ये अपना क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए अपना होता है कि √ab, द्वितीय निकालने के लिए a²/b, और तृतीय निकालने के लिए b²/a, जो ये है ये सूत्र होता है। यहाँ से मध्य समानुपाती निकाल देंगे अपना, जो कि क्या दिया गया x है, तो x बराबर क्या आ जाएगा √81 इंटू 256, तो इसको सोल्व करोगे तो
9 इंटू 16 आ जाएगा। और तृतीय समानुपाती बात करें तो ये होगा बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 36 बटे ए है 16, और इसको कैंसिल करोगे तो 9 इंटू 9 आएगा। और यहाँ से अगर अनुपात पूछा गया है तो 16:9 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, अमित स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। जब धारा की गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब उसे उस स्थान तक आने व वापस जाने में 1 घंटे का समय लगता है। उसके प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान तक की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है कि कुल दूरी निकालनी है अपन को। तो दूरी किस प्रकार से निकालते हैं कि जो नाव की दिशा में, अगर धारा की दिशा के अंदर अगर हम दूरी तय करते हैं तो उसको मैं मान लेता हूं x, यानी दिशा में दूरी तय करेंगे तो नाव जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में अगर जो अपनी धारा भी जा रही है तो x जो u और v करेंगे। u जो है ये नाव की जो चाल है और v है वो धारा की चाल है, तो इसको हम x से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो नाव की जो चाल है u माइनस जो अपनी धारा की है उसको v माइनस घटा देंगे, तो इसको मैं लिखूंगा y। तो यहाँ से अगर दूरी की अगर मैं बात करूं तो कुल दूरी किस प्रकार से निकालते हैं कि x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, जो अपना टोटल टाइम है वो कितना हुआ है। तो यहाँ से अगर कुल दूरी की बात करें तो जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह स्थिर जल के अंदर चल रहा है, लेकिन अगर वह 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अपनी धारा की चाल है, तो अगर x की बात करें तो 6 प्लस 1.2 तो अपने यहाँ आ गई 7.2 दिया अपना आ गया x का मान। और अगर y की बात करूं तो u 6 माइनस 1.2 तो ये अपना कितना आ गया 4.8, ये आ गया y का मान। तो यहाँ से ये मान रख देंगे 7.2 इंटू 4.8 और x प्लस वाई, अगर इसको और 4.8 को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 0 और ये आ गया 12, और टोटल टाइम है वो 1 घंटे का है। तो यहाँ से 12 से कैंसिल करोगे तो अपना ये आ जाएगा 0.4 बार 48 और इसको गुणा करोगे तो अपना दूरी जो है वो आ जाएगी 8 और 7 चौक 28 और 2 पॉइंट, तो 2.88 जो है ये किलोमीटर है, ये दूरी आ गई, ये अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है कि ये स्थिर जल के अंदर चाल दी गई है और अगर धारा की चाल है वो नाव की दिशा की चाल के अंदर तो प्लस करेंगे और विपरीत दिशा में है तो माइनस करेंगे, तो एक्स वाई का मान अपना जो दूरी निकालने का सूत्र है वो होता है एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे का समय लग रहा है, तो ये अपनी जो वैल्यू है पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर आ गया 2.88 जो किलोमीटर है, अपना ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि ए हो बी से 20% अधिक है, बी है सी से 20% कम है तथा ए है वो डी से 25% अधिक है, तो बी है वो डी से किस प्रकार है वो संबंधित है, यानी बी जो है वो डी का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो अगर ए की बात करूं, ए बी सी और डी दिया गया है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बी है वो सी से कितना है 20% कम है। तो लास्ट कंडीशन में सी की बात की जा रही है, तो मैं अगर अनुपात की अगर बात करेंगी तो मैं C को 100 मान लेता हूं। ठीक है, तो B है वो C से 20% कम है, यानी C है वो 100 है, तो 20% कम का मतलब क्या हुआ कि B जो है वो कितना है 80 है। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला जा रहा है कि जो A है वो B से 20% अधिक है, A जो है वो B से 20% अधिक है, तो 80 का अगर 20% निकालोगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ से किया गया 16, तो यानी 80 से 20% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ जो A है वो कितना है 96 हो गया। ठीक है, आगे बोला जा रहा है लास्ट में कि जो D है वो A से कितना है 25% अधिक है, D है वो A से 25%, यानी 96 का अगर 25% निकाले तो कितना आएगा 25 और 100 और ये अपना कितना आ गया 24 आ गया, कितना 24, तो यानी 24 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 96 है 96 प्लस 24 करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 0 और ये आ गया अपना 11 और 12, यानी डी है वो कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, तो अपना प्रश्न जो है वो यहीं पर सोल्व हो गया। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले, क्या बोला जा रहा है कि जो बी है वो सी से 20% कम है, तो सी से 20% बी कम हो गया, ए है वो बी से 20% अधिक है, ए है वो 20% अधिक हो गया, यानी 16 अधिक हो गया इससे,
ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि जो डी है वो ए से 25% अधिक है। जो डी है वो ए से 25% अधिक है, तो ए का 25% हो जाएगा अपना कितना 24, तो 24 प्लस करेंगे तो 120। तो बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी है वो एक जो अपना ये डी है वो इसका कितना प्रतिशत है, प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो यहां से कितना अधिक है इसका, ये 60 हो गया क्या, ये 40 हो गया, 40 अधिक है किससे, बी से। और प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करूंगा, ठीक है। 10 से 10, ये आ गया अपना कितना 2, और ये अपना कितना आ गया यहां से 4, और 1/2 आ गया, ठीक है। यहां से इसको थोड़ा ठीक करो कि बी है वो डी का कितना प्रतिशत है, डी 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 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है और बी के बारे में पूछ रहा है कि बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 80 आएगा, और नीचे आएगा डी से किस प्रकार संबंधित है, तो 120, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 10 से 10 कट गया, और यहाँ से अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है। अगर मैं प्रतिशत ना निकालूं, डायरेक्ट फ्रैक्शन के अंदर बात करूं, तो ये अपना होता है 66 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो होती है 2/3। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं कि 66 से 2/3% है, वो 2/3 का इंटू 100 होगा। तो बी है वो डी का कितना किस प्रकार संबंधित है, कि जो बी है वो डी से 66 से 2/3% है, वो अधिक है। इस प्रकार से सवाल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है वो 66 से 2/3% होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक राशि विशिष्ट ब्याज दर पर वह जब ब्याज जो है वार्षिक संयोजित किया जा रहा हो, 3 वर्षों में 4,460 रुपए और 6 वर्षों में 6,690 रुपए हो जाता है। समान राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज है वो क्या होगा, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि जो 3 वर्षों के अंदर कितना ब्याज हो रहा है, कि 3 वर्षों के अंदर जो अपनी वो राशि है वो हो रही 4,460 रुपए। अगले 3 वर्षों में क्या हो रही है, यानी 6 वर्षों की बात करें तो अगले 3 वर्षों में कितनी हो रही है, कि 6,690 रुपए हो रही है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट और बताया पढ़ाया था उस टाइम बताया कि ये जितना गुना यहाँ पर हो रहा है सेम वर्षों में उतना गुना है वो आगे हो जाएगा, ठीक है। और जितनी ये अपनी जो मूल राशि है वो जितने गुना हो रही है समान वर्षों में, वही समान वर्षों में उसी के गुणन के अंदर वह बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि जो 6,690 रुपए है वो 4,460 का कितना गुना है, 4,460 को अगर मैं गुना कर दूं 3/2 से, यानी इसका 1.5 गुना नहीं है क्या। अगर मैं इसका 1.5 गुना करूंगा तो अपना ये आ जाएगा, और इसका अगर मैं 1.5 गुना कर दूं तो अगले 3 वर्ष का आ जाएगा, यानी 9 वर्षों के अंदर जो राशि बनने वाली है वो यहाँ से निकल कर जो आ जाएगी। तो मैं 3 वर्षों की अगर बात करूं तो यहाँ से मूलधन की बात करें कि मूलधन वो कितना होगा। अगर मूलधन अपने पास आ जाए तो अपन साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं कि जो प्रतिवर्ष 10% दर दी गई है वो 4.5 वर्ष का निकालना है। तो 3 वर्षों के अंदर अपना हो गया 4,460 रुपए, ठीक है। अगले 3 वर्षों की अगर बात करूं तो अगले 3 वर्षों के अंदर हो गया 6,690 रुपए। तो इसका कितना गुना हो गया, 3/2 गुना हो गया। तो इतनी यहाँ पर जितनी भी राशि है उसका 3/2 गुना क्या होगा, 4,460 रुपए नहीं होगा क्या, कि 4,460 रुपए है वो इस राशि का 3/2 गुना ही होगा ना। यहाँ से अगर x की बात करें तो 4,460 इंटू 2 ये गुणा में चला जाएगा, और बटे 3, और इसको गुणा करके लिखेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 1 9, और ये हो गया अपना 8/3। तो यहाँ से अगर x की बात करें यानी मूलधन अपना जो है वो कितना रहने वाला है, तो यहाँ से ये आ गया अपना 6 दूनी 12, 8 9, ठीक है। 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 2, 3 में 27 और 2 बचेंगे, और अपना ये कितना हो गया। यहाँ से अगर मैं बात करें ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है ना, ठीक है। पूरा कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको इतना ही रहने दो कि अपना जो मूलधन है वो आ गया कितना 8,920/3, ठीक है। और साधारण ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मूलधन अपना कितना है 8,920/3, दर दी गई है 10%, यानी 1/10 लिख सकता हूँ 10% को मैं,
और समय है वो है 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष को अगर मैं बिन सोल्व करूंगा तो 4 दूनी 8 रहे 9 बटे अपना आ गया 2। यहाँ से 3 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 2 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 4 और 6, और अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, और 4 3 12, और 1 13, और 4 3 12 और 1 13, यानी 1338 रुपए है अपना राइट आंसर आ गया, जो कि क्या है साधारण ब्याज है। किस प्रकार करेंगे कि जो सेम वर्षों के अंदर अगर हम बात करें कि जितना धन हो रहा है, अगर अपन को बात करें कि 2 वर्षों में कोई धन है, 2 वर्ष के अंदर कोई धन जो है वो हो जाता है कि 44 हो जाता है, और 4 वर्षों में वह धन है वो 88 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये डबल हो गया ना, तो अगले 2 वर्षों के अंदर क्या होगा, यानी कि 6 वर्षों की अगर बात करें, इन 2 वर्षों के अंतराल के अंदर ये 2 गुना हो रहा है, तो 6 वर्षों में क्या होगा, फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 6 वर्षों की अगर बात करें तो ये 176 हो जाएगा। तो मूलधन कितना होगा, तो 2 वर्ष में अपना ये हो रहा है, तो पिछले 2 वर्ष के अंदर वो धन कितना था कि अपना ब्याज है किस रेट से बढ़ रहा है, तो इसका 2 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 22 है ये अपना मूलधन हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यही यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि जो 3 वर्षों का ब्याज है और जो अपनी जो राशि है कुल मिलाकर कितनी हो रही है, 4,460 रुपए हो रहा है, और अगले 3 वर्षों की अगर बात करें तो ये हो रही है 6,690 रुपए। तो ये इसका कितना गुना है, 3/2 गुना नहीं है क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी धन है उसका 3/2 गुना है, वो कितना होगा, मान लिया कि अक्ष धन है अपना, और इसका 2/3 गुना वो 4,460 रुपए है। यहाँ से अपना अक्ष जो है ये अपना मूलधन रहने वाला है, ये मूलधन निकाल लिया, मूलधन आ गया तो 10% की रेट से 4.5 वर्ष का अपना साधारण ब्याज निकालना, जो कि आपको निकालना आता है, ये डायरेक्ट निकालिए तो अपना आंसर आ गया 1338 रुपए। कि एक जार में 2 द्रव्य ए और बी रखे हुए हैं, जिसमें बी की सांद्रता है वो 20% है। जब विलियन के 10 लीटर को बी के समान मात्रा से बदल दिया जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आरंभ में विलियन में ए की जो मात्रा है वो लीटर में कितनी थी। किस प्रकार से निकालेंगे कि जो ए और बी है वो एक जार के अंदर है, वो कोई विलियन है वो रखा गया है ए और बी। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अंदर से ये विलियन रखा गया है ए और बी का, इसमें से मैं 10 लीटर निकाल लूं या 20 लीटर निकाल लूं, तो इसमें से इसकी जो सांद्रता है, यानी कि मैं अगर बात करूं कि इसमें चीनी और पानी है, इसमें से अगर मैं एक गिलास 10 लीटर या 20 लीटर कुछ भी निकालूं, तो जो चीनी की सांद्रता है वो अलग निकलेगी या कि इसमें जो 10 लीटर के अंदर है वो चीनी की सांद्रता इतनी निकल रही है, इतनी निकल रही है। जो इनकी सांद्रता का अनुपात है वो तो क्या रहने वाला है, जो है वो सेम ही रहने वाला है। कि आप एक गिलास की बात करो या फिर 10 लीटर की बात करो या 20 लीटर की, जो अपनी सांद्रता है वो समान नहीं रहने वाली, या कि समान रहने वाली है। तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि इसके बारे में अगर हम बात करें कि जो ए और बी है, इसके अंदर बी की जो सांद्रता है वो 20% क्या है, 20% है, यानी ए और बी की क्या है 20% है, इसका मतलब ए की कितनी है 80% है। ठीक है, तो इसका अनुपात की अगर मैं बात करूं कि सांद्रता का अनुपात है वो 20% है और इसकी 80% है। इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये आ गया अपना 1:4 20/100, यानी 1:4 है वो अपना आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि लिक्विड है वो 10 लीटर निकाल लिया जाता है। ठीक है, लिक्विड 10 लीटर निकाल लिया तो उसमें जरूरी है कि इसका 2 भाग जाएगा, इसका 3 भाग जाएगा, ये तो सेम कंडीशन में जाने वाला है। ठीक है, और उसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि बी के समान मात्रा के अंदर बदल दिया जाता है, उतनी ही मात्रा यानी 10 लीटर जो है वो बी डाल दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये लीटर डाल दिया। ठीक है, तो उसका अनुपात क्या हो गया 2:3 हो गया। ठीक है, ये तो अपना प्रारंभिक अनुपात है, ये लास्ट के अंदर अपना ये बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने ए की सांद्रता में कोई परिवर्तन किया या नहीं किया ना, तो जो ए की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है तो ये भी अपना क्या रहना चाहिए 4 ही रहना चाहिए। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो अनुपात में ये भी क्या होगा 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 4 अनुपात कितना 6। ठीक है, यानी कि ए की सांद्रता में अपन कोई परिवर्तन नहीं करे, यानी ए की सांद्रता यहाँ पर भी 4 है और ये पर भी 4 है। लेकिन बी में क्या कर रहे हैं कि पूरी सांद्रता में से 10 लीटर विलियन है वो निकाल लिया जाता है और उसके अंदर बी है वो 10 लीटर डाल दिया जाता है। तो इसीलिए देखो इसमें परिवर्तन आ रहा है, 10 लीटर डाल दिया तो इसमें अनुपात की अगर मैं बात करूं तो अनुपात में कितना बढ़ रहा है 5 भाग बढ़ रहा है, और 5 भाग है वो 10 लीटर के बराबर है यहाँ से, और 1 भाग की बात करूं तो ये 2 लीटर के बराबर हो गया। और अपन को पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में जो है वो विलियन में ए की सांद्रता लीटर में कितनी थी, तो ए की प्रारंभ में 4 भाग है, तो अगर 4 भाग की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 2 ×
4 बराबर कितना हो गया अपना यहाँ से 8 लीटर है वो अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगर अपन सांद्रता की बात करें तो उसमें से अगर हम पूरा लिक्विड निकालते हैं तो यहाँ से अगर चाहे 1 गिलास निकालो, 10 लीटर निकालो या 20 लीटर निकालो, तो सांद्रता का अनुपात है वो सेम रहने वाला है। तो सांद्रता का तो सेम ही रहेगा, लेकिन जितना यानी 10 लीटर निकाला है उसकी जगह क्या डाल दिया उसने, बी की जो सांद्रता है वो डाल दी। तो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो बी की सांद्रता है उसमें परिवर्तन होगा, और हो भी रहा है। और ए के अंदर अपन कोई परिवर्तन नहीं करें, यानी 4 है तो इसको भी हम क्या करेंगे 4 ही बना लेंगे। लेकिन ए के अंदर क्या करें, बी के अंदर क्या करें, बी के अंदर बी की सांद्रता का 10 लीटर विलयन है वो समान मात्रा में डाल रहे हैं, यानी 10 लीटर डाल दिया तो 10 लीटर है वो। अनुपात की अगर बात करें तो पहले 1 था, बाद में कितना हो गया 6, तो 5 भाग की वैल्यू 10 लीटर की बराबर हो गई, 1 भाग की 2 लीटर के बराबर। प्रारंभ में पूछा है तो प्रारंभ में 4 लीटर है वो सांद्रता थी, तो 8 लीटर वो प्रारंभ में होगी। अगर कुल की बात करें कि कुल जो एक का विलयन है वो कितना होने वाला है, तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, यानी 8 होगी, तो अपना कुल है वो 16 लीटर हो जाएगा यहाँ से। लेकिन बोला जा रहा है कि प्रारंभ में विलयन में एक की सांद्रता वो कितने लीटर थी, तो प्रारंभ में है वो एक की सांद्रता वो 4 भाग थी, 4 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 8 लीटर अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, क्यों है वो पी से 50% अधिक दक्ष है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% अधिक है। पी काम करना शुरू करता है, 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम है वो क्यू कितने दिन में करेगा। ठीक है, पी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, पूरा काम जो है वो 15 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, अब पी क्यू की एफिशिएंसी है वो पी से 50% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, पी की अगर 100 है तो क्यू की कितनी है 150 है, तो यहाँ से अगर अनुपात की बात करूं तो ये अपना आ गया 2:3:2, यानी कि यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये एफिशिएंसी है इसकी, जो दक्षता है वह है दक्षता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू एक दिन के अंदर 3 काम कर रहा है और पी एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये इसकी जो दक्षता है ये निकल कर आ गई। ठीक है, अब है जो पी है वो उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा काम अगर पी अकेला करे तो 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, कि जो एक दिन के अंदर पी कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना करेगा 30 काम, तो कुल काम जो कितना आ गया, कि कुल काम जो है वो कितना आ गया, यहाँ से कुल काम आ गया 15 × 2 यानी 30 जो है ये कुल काम अपना, कुल काम है 30 काम। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि 3 दिन के बाद है वो काम छोड़ देता है पी काम करना शुरू करता है और 3 दिन के बाद छोड़ देता है, यानी 3 दिन ही पी जो है वो काम करता है, तो 3 दिन में पी कितना काम कर देगा, कि 3 × 1 दिन में पी कितना काम कर रहा है 2 काम, तो 3 दिन में 6 काम, तो जो है वो कितना कौन कर देगा, पी कर देगा। ठीक है, तो शेष काम जो कितना बचेगा अपने पास, यानी 30 में से 6 काम तो पी कर देगा, तो 24 काम बचा, 24 काम कौन करेगा, क्यू करेगा। तो क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, तो 24 काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ से अपना आ गया 8 दिन के अंदर है वो पूरा काम कर देगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि पी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और क्यू है वो पी से 50% अधिक दक्ष है, यानी कि जो क्यू की क्षमता है वो पी से 50% अधिक है, और पी काम करना शुरू करता है 3 दिन करता है, बाद में छोड़ देता है, और शेष काम को कौन करता है, क्यू करता है। तो क्यू एक दिन में 3 काम कर रहा है और पी एक दिन में 2 काम कर रहा है, 15 दिन में वह पूरा कर सकता था, तो यहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं, और अगर पूरा काम निकालेंगे यहाँ से तो 15 दिन में वह 30 काम, तो अपना ये पूरा काम हो गया। पी कर रहा है 3 दिन में वह कितना काम करेगा 6 काम करेगा, शेष कितना बचेगा, शेष 24 काम बचेगा, तो 24 काम को कौन करेगा, क्यू करेगा। क्यू कितने दिन में करेगा, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 24 काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ से 8 × 24 यानी 8 दिन के अंदर अपना क्यू हाउस शेष काम को करेगा, तो आंसर राइट आंसर हो गया अपना 8 दिन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी है अपने सामानों पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह 75% सामान तो अंकित मूल्य पर बेच रहा है और शेष सामान जो हो 80% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि हो क्या होने वाली है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ से लागत मूल्य पर वह कितना अधिक अंकित कर रहा है, 40% अधिक अंकित कर रहा है। 40% का मतलब क्या हुआ यहाँ से कि 2/5, यानी जो 5 वाले वस्तु है उस पर 2 अधिक अंकित कर रहा है, यानी 7 में बेच रहा है। ठीक है, यानी 5 वाली वस्तु है वो 7 में बेच रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो 40 को अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये अपना आता है 2/5, यानी 5 वाली वस्तु पर 7 अंकित कर रहा है, ये अपनी है सीपी क्रय मूल्य है, यानी और ये अपना एमआरपी। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि वह 75% सामान को अंकित मूल्य पर
75% की अगर मैं बात करूं, ये होगा अपना 3/4, यानी 3 वस्तु को तो क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर बेच रहा है, यानी साथ में बेच रहा है। तो 3 वस्तु को साथ में बेचेगा तो कितना कितने रुपए में बेचेगा, ये साथ ही 21 रुपए, ये है अपनी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कुल वस्तु अपने मानी है 4, तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 आ गया कि 4 वस्तु है वो 5 रुपए के अंदर खरीद रहा है, तो 20 रुपए क्रय मूल्य हो गया। उसमें से 3 वस्तु यानी 75% का मतलब फ्रैक्शन के अंदर हम लिखेंगे तो 3/4 लिखेंगे, तो 75% का मतलब हुआ 3/4, यानी कि 3 वस्तु तो अपने साथ यानी एमआरपी अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य अपना एमआरपी कितना है 7, तो 7 ही 21 में बेच दिया अपना। और शेष सामान, शेष कितना बचा है, कुल है 4, उसमें से एक शेष बच रहा है, तो एक को कितने में बेच रहा है, 80% छूट दे रहा है। 80% छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, 20 में बेच रहा है, 20% में बेच रहा है, यानी कि 1/, यहाँ से 20% की फ्रैक्शन के 1/5 में बेच रहा है, तो 1/5 है वो खरीद रहा है कितने में है, 5 में, तो 1/5 का निकालेंगे अपन 80% छूट पर अगर निकालेंगे तो 5 की 80% छूट निकालेंगे यहाँ से, तो 10 से 10 हो गया अपना, ये हो गया 5 10, तो अपना क्या आ गया आगे, 80% छूट पर बेच रहा है, यानी कि 5 क्रय मूल्य है उसका, तो छूट किस पर देगा, 7 पर देगा या 5 पर देगा, एमआरपी पर ही देगा छूट, तो 7 पर छूट देगा, तो 7 का अगर मैं निकालूंगा कि 80% कितना होगा, यहां से अगर 7 का 80% निकालेंगे तो अपना यहाँ से आ गया 4 और ये 5 और ये हो गया 728, 28/5। यहाँ से अगर मैं 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, तो ये तो अपना हो गया 10 और ये हो गया 28 तो 56 और 10 हो गया ये, तो 0 उठाएंगे तो यहाँ से एक आगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना हो गया 5.6 हो गया, यानी 5.6 के अंदर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है उस वस्तु को, इतने की छूट दे रहा है, 80 की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 5.6 के अंदर बेच रहा है, तो अपना इसकी रेट आ गई 5.6। ठीक है, तो कुल विक्रय मूल्य यहाँ से कितना आ गया, अगर एमआरपी की बात करूं तो एमआरपी 7 पर 80% की छूट दे रहा है, तो ये अपना यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो अपना यहाँ से आ जाएगा कितना, 7 8 56, डायरेक्ट ही आप कर सकते हो यहाँ से कि 7 8 तो 56 हो गया अपना, और 10/100 है, तो नीचे 2 अंकों के आगे पॉइंट लगा दी, तो ये अपना आ गया 5.6। तो कुल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया कि 21 प्लस 5.6 यानी कि 26.6 आ गया यहाँ से, और अपना जो क्रय मूल्य है वह है 20, तो कितने का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो 20 और ये अपनी सेलिंग प्राइस कितने का लाभ हो रहा है, 6.6 का, तो 6.6 का लाभ हो रहा है किस पर, 20 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 10 से ये 20 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 5 बार, तो 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33% हो गया, यहाँ से कहां पर गड़बड़ कर दी है, ये यहां पर ये 80% की तो छूट दे रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करें 80% की छूट दे रहा है, इसको मतलब क्या हुआ कि 20% पर बेच रहा है, 80% की छूट दे रहा है, यानी 7 का अगर 20% निकालेंगे, 20% पर बेच रहा है, यानी 10 से 10 कैंसिल हो गया अपना, और 7 दूनी 14 1.4, हाँ सही कि 80% तो छूट दे दी उसने, तो बेच कितने में रहा, 20% भी बेच रहा है, यानी उसको हमें क्या करना था, 7 में से 5.6 को माइनस कर दो, या फिर डायरेक्ट 20% आप निकाल सकते हो, तो 7 का 20% निकालोगे तो अपना आ गया 10 से 10 7 दूनी 14 हो गया, और 1 पॉइंट हटाओगे तो एक के आगे पॉइंट यानी 1.4 आ जाएगा, यहाँ से 1.4, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस, कुल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी कि 21 प्लस 1.4, तो ये आ गया 2.4, ये आ गया सेलिंग प्राइस, और जो अपनी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 20, यानी 20 में खरीदा था और अपना 22.4 के अंदर बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2.4 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 20 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो 5 और ये आ गया 5 120 हो गया, और एक आगे पॉइंट है, यानी 12% का जो है उसको क्या होगा, लाभ होगा। क्या बोला जा रहा है, व्यापारी अपने सामानों पर लागत मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 5 वाली वस्तु है उस पर 7 अंकित कर रहा है, 75% सामान को तो अंकित मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 75% फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो 3/4 हो गए, 3 भाग को तो वह 7 पर बेच रहा है, तो 21 रुपए, तो उसको क्या मिल गए, सेलिंग प्राइस यानी 75% के 7
अंकित मूल्य पर मिल गया 21 रुपए, और शेष वस्तु को हुआ है 80% छूट पर बेच रहा है, यानी शेष वस्तु कितनी बची, 4 में से एक ही बची है, तो एक को कितने में बेचेगा, 1/4 के अंदर बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना क्रय मूल्य है यानी 5 में खरीद रहा था और 4 वस्तुएं मानी अपनी, तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 20, और अपने इस प्रकार से सेलिंग प्राइस हो गया 22.4, तो कितने का लाभ हो रहा है, 2/4 का लाभ हो रहा है किस पर, 20 पर, और प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करते हैं, तो सोल्व करोगे तो अपना 12% वो राइट आंसर आ गया। तो अपना राइट आंसर है वो होगा 12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल तथा एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है वो बराबर बताया गया है, जिसका परिमाप जो है यानी आयताकार मैदान का परिमाप जो है वो 400 मीटर है, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 14:11। तो वृत्ताकार मैदान की जो परिधि है वो क्या होगी, यानी क्या बोला जा रहा है कि एक तो वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, एक है वो आयताकार मैदान है, इनका जो एरिया है वो क्या है, यानी A1 बराबर क्या है, A2 है। यहाँ पर अपन को आयताकार जो मैदान है उसका परिमाप दिया गया है यहाँ से, कि जो आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान का परिमाप दिया गया है 400 मीटर। ठीक है, तो आयताकार मैदान की अगर मैं बात करूं तो ये होगी लंबाई होगी और ये होगी चौड़ाई। तो परिमाप क्या होता है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से अगर मैं लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में दिया गया अपन को, तो मैं लंबाई चौड़ाई को मान लेता हूँ कि ये 14x है, और अपनी ये चौड़ाई जो है ये है 11x। ठीक है, तो यहाँ से परिमाप है 400 मीटर दिया गया अपन को, और ये 2 इंटू ये हो गया 14x प्लस 11x। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो अपने पास लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी, तो जिससे क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से अपना कैंसिल हो गया, 200 आ गया, और ये अपना क्या हो गया यहाँ से 25, यानी कि 25x बराबर हो गया 200, और यहाँ से x की बात करूं तो ये x आ जाएगा 25 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ गया 8, x का मान आ गया अपने पास यहाँ से 8। तो लंबाई अगर निकालेंगे तो लंबाई क्या आ जाएगी, यहाँ से लंबाई है 14 इंटू 8 और चौड़ाई है 11 इंटू 8, तो ये अपनी लंबाई आ गई 832 और 112, और ये आ गई 88, ये आ गई लंबाई और ये आ गई चौड़ाई, 832 और 8 और 3 11। ठीक है, ये आ गई लंबाई और ये आ गई चौड़ाई। अब क्षेत्रफल यहां से निकालेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 112 इंटू 88 करोगे तो अपना आंसर जो है वो क्या आने वाला है कि 112 इंटू 88, 8 दूनी 16, 8 8 9, और 8 6 9 8 6 5 8 और 9, यानी 9856, यहाँ गया 9856 जो है मीटर स्क्वायर, ये अपना आ गया आयत का क्षेत्रफल यहाँ से। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आ गया, और ये क्षेत्रफल क्या है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर है त्रिज्या और ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई अपने पास कितनी है 9856, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर कर देंगे, और पाई का मान है 22/7, डायरेक्ट 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से अगर 22 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 2 से करूंगा 11 और इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो ये 4 9 2 और 8, और अब 11 से कैंसिल कर रहा हूँ तो 11 से कैंसिल करेंगे 44, और अपना बचेगा कितना 5 और 2, तो फिर 4 और फिर बच रहा है 2 6 यानी 8 यानी 88, 448 को आर स्क्वायर बराबर 448 गुणा ये 7 है, इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 8 56, 7 8 56 हो गया, 728 और 5 33 सलागी 3, 728 और 3 31, यानी ये अपना हो गया 31 से 36 मीटर। ठीक है, और यहाँ से आर का मान निकाल, आर स्क्वायर बराबर है आर का मान निकालूंगा तो ये अपना किसका हो रहा है 6 और 55 25 यानी 56 का वर्ग होगा, तो आर अपनी त्रिज्या आ गई 56 मीटर। अब बोला जा रहा है कि परिधि क्या होगी, वृत्ताकार परिधि का अगर सूत्र क्या होता है
अगर वृत्त की परिधि की बात करूं तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यानी 2 × 22 बटा पाई का मान यहां से लिखेंगे 22/7 और आर है 56, तो 8 7 56 यानी 8 बार कैंसिल हो गया। और ये हो गया अपना 44, 44 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 32 और 3 35 यानी 352 मीटर है वो क्या हो गया, 352 मीटर है वो वृत्त की परिधि आ गई। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था आपको आगे 2018 में डीएफसीसीएल के अंदर क्या पूछा गया था कि वृत्ताकार मैदान और आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो बराबर दिया गया था, क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। फिर है वो परिमाप, जिसका परिमाप यानी आयत का परिमाप दिया गया था। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसके बराबर करेंगे 400, और यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। तो अनुपात को अगर मैं x मान लूं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 14x 11x, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 8 आ गया। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई आ गई अपनी किस, लंबाई आ गई 112, चौड़ाई आ गई 88 मीटर, और आयत का क्षेत्रफल यहाँ से निकालूंगा तो क्षेत्रफल आ गया 9856 मीटर, जो कि किसके बराबर है, वृत्ताकार मैदान के बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर करके यहाँ से त्रिज्या में मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि परिधि निकालने के लिए अपन को क्या त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो त्रिज्या निकालेंगे यहाँ से, इस प्रकार से त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या का मान यहाँ पर लिख देंगे, और पाई का मान वही 22/7 निकाल के और वृत्त की परिधि निकाल देंगे। जो राइट आंसर है वो 352 मीटर अपना राइट आंसर आ गया। तो ये जो कुछ सवाल थे वो डीएफसीसीएल आपके 2018 के अंदर पूछे गए थे, जो मैंने आपको करवा दिए, और इससे बाहर है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वो सारे सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।